ना डॉक्टर इश्तियाक अंजुम चौधरी से जुड़े हुए हैं और ना अंजुम चौधरी जर्मनी की इस शिया मस्जिद के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। देश अलग अलग हैं, आदमी अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, लेकिन मकसद एक है। ये शब्द हम पर थोपा गया है क्योंकि जिस चीज को आप रेडिकलाइज बोलते हैं उस चीज को मुसलमान नॉर्मल बोलता है। सुन रहा है ना? अभी ढक्कन बंद ना करियो, अभी तुझे और सुनानी है खरी खरी। तो साथियों, आज बात करेंगे 3 देश एक संकल्प। वो संकल्प क्या है, वो विचारधारा क्या है? देश कोई भी हो, माहौल कोई भी हो, खान पान कमाई आराम कोई भी हो, इंसाफ कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन ये संकल्प नहीं बदलता, ये विचारधारा नहीं बदल रही है। तो उस संकल्प, उस विचारधारा पर बात करेंगे जो अक्रॉस बॉर्डर्स वर्क करती है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तो सुना होगा, ये है विचारधारा या आइडियोलॉजी विदाउट बॉर्डर्स। और साथ में एक शब्द है जिसका बड़ा गलत उपयोग होता है। वो शब्द अंग्रेजों ने हमारे ऊपर थोप दिया है, हमारे मीन्स हम मुसलमान भाइयों के। वो शब्द है रेडिकल और रेडिकलाइजेशन। इस शब्द पे विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से ये बेचारे मुसलमानों पर थोपा गया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? 2-3 कमेंट भी आए हैं, वो बाद में लेंगे। एक ने बदतमीजी करी है तो जाहिर बात है बदतमीजी से जवाब दूंगा। तो 3 देश, एक देश यूनाइटेड किंगडम, एक देश जर्मनी और एक देश भारत। और ये सारे किस्से पिछले 14 दिन के। साहब, यूनाइटेड किंगडम में क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम ने रेड करके वहां के एक मौलाना प्रीचर जैसे जाकिर नायक थे, अंजुम चौधरी जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार किया है। बहुत तहकीकात और अंडरकवर ऑपरेशंस के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद अब खबर ये आई है कि यूनाइटेड किंगडम से अंजुम चौधरी जो एक प्रीचर थे, मौलाना थे, इनको गिरफ्तार किया गया है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करने के आरोप में। जो अंजुम चौधरी हैं, ये इंग्लैंड के या यूके के आप मान सकते हैं, जैसे एक जमाने में भारत में जाकिर था। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ये प्रीचर या उपदेश देने वाला या लोगों को अच्छी राह पर लाने वाला माना जाता था। और अंडरकवर जो ऑपरेशन हुआ, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें कनाडा तक इसके तार जुड़े हुए थे। और ये यूज को कोट अनकोट मुस्लिम यूज को रेडिकलाइज कर रहा था, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हुए। अब ये पकड़ा कैसे गया? अब जो भी उन्होंने, वहां की गवर्नमेंट ने एक अंडरकवर, एक सीक्रेट ऑपरेशन किया, तो इनके घर में माइक्रोफोन्स लगा दिए गए। और तब पता चला कि रात को जनाब अपने लैपटॉप पर बैठकर यूके में, यूएसए में, कनाडा में यूथ्स को ज्ञान दे रहे थे कि पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत कैसे कायम होगी, पूरी दुनिया में शरीयत कैसे कायम होगी। और ये चीज ब्रिटिश एजेंसीज और कैनेडियन एजेंसीज भी बैठकर सुन रही थी। और कुछ विजुअल्स मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उस टाइम इनको एक कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायलेशन होगा, जिस तरीके से पकड़ रखा है। जनाब ये कह रहे हैं कि भले मैं जेल में भी चला जाऊं, पूरी उम्र भी अंदर रहना पड़े, लेकिन मैं यूथ को जो अपना पैगाम दे रहा था वो किसी ना किसी तरह से मैं पैगाम देता रहूंगा। और इनके साथ साथ कनाडा पुलिस ने भी एक मिस्टर हुसैन, जो 29 साल का युवा है, उसको उठाया है, उसको अरेस्ट किया है, जो कनाडा में इनके ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था। लगभग 60 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और ये सॉलिसिटर रह चुका है। और सीरियन एक क्लिनिक था कोई उमर करके, उसका ये चेला हुआ करता था और पिछले 20 साल से यूनाइटेड किंगडम में लोगों को इंडोक्ट्रिनेट कर रहा था, लोगों को, मुसलमानों को रेडिकलाइज कर रहा था। अब ये किस्सा हो गया यूके का। अब हम यूके से आते हैं जर्मनी। अब जर्मनी में एक मस्जिद पे ताले लगा दिए गए हैं। ये मस्जिद शिया मस्जिद है और इस आरोप में ताले लगाए गए हैं कि इस मस्जिद के 5 विंग थे और ये सीधे सीधे हिजबुल्लाह के साथ जुड़े हुए थे और हिजबुल्लाह के लिए ये फंड कलेक्शन कर रहे थे। और इन्होंने जो अपने को नाम दिया था वो दिया था इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग को। और जर्मनी की इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि जो ये हमने सख्त कदम उठाया है, ये पूरी तहकीकात करने के लिए के बाद उठाया है
कि ये जो मस्जिद थी यहाँ से हिजबुल्लाह को के लिए समर्थन जुटाया जा रहा था और हिजबुल्लाह को फंड करने के लिए इस मस्जिद के थ्रू पैसे जुटाए जा रहे थे। और इससे पहले मैं आगे चलूं, एक अलग हट के बात बता दूं। एक साहब ने बड़ी व्यंग के साथ लिखा कि क्या बच्चे 15 अगस्त को सिर्फ आपके खेलते हैं? पहली बात तो तुमने मेरी रील या शायद वीडियो पूरा नहीं देखा होगा। दूसरी बात, तुमने ये भी लिखा ना कि आप तिरंगा यात्रा नहीं निकालते। नहीं, हमारे यहाँ तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जाती, आप निकालिए, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमारे मिशन भारत में हर काम बहुत अनुशासन से किया जाता है। एक इतने बजे झंडारोहण होगा, एक तिरंगा होगा, एक भारत माता की फोटो होगी, किस तरीके से भारत माता की जय बोला जाएगा, किस तरीके से भारत माता को सैल्यूट किया जाएगा। जहां तक कि कैडेट्स को ये तक बता दिया जाता है कि घर से झंडा लहराते हुए मत आना, क्योंकि वो झंडा लेके आएंगे, कहीं रख देंगे, कहीं गिरेगा, कहीं उठेगा। तो वहां पर मेरे बच्चे बहुत काम, मेरी जान, बड़े डिसिप्लिन से होता है। वो डिसिप्लिन की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो तुम अपना तिरंगा यात्रा निकालो, खुश रहो। हम तिरंगा यात्रा नहीं निकालते। हम कानून प्लस कायदा प्लस बहुत डॉकरम, डिसिप्लिन, रेजिमेंटल तरीके से मिशन भारत में काम करते हैं, जहां तक मेरी जान तुम्हारी कल्पना भी नहीं जा सकती। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर वापस आते हैं। अब एक ही पिछले 4-5 दिन में या मान लीजिए 10 दिन में एक किस्सा हो गया यूनाइटेड किंगडम का, एक किस्सा हो गया जर्मनी का। अब जर्मनी से हम आ जाते हैं भारत और रांची के एटीएस ने एक जॉइंट ऑपरेशन करते हुए रांची पुलिस के साथ डॉक्टर इश्तियाक को, जो भगवान महावीर कॉलेज में काम कर रहे थे, उन्होंने एक विंग बनाया AQIS, अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट। उसके वो सरगना थे और राजस्थान में और रांची में सब मिला के कम से कम 10 भाई लोग पकड़े गए हैं, जो उनके साथ ऑपरेट कर रहे थे एक कैप्सूल, एक मॉड्यूल बनाकर। और इनकी जो आर्म ट्रेनिंग है वो राजस्थान के अरावली माउंटेन रेंजेस में जो जंगल्स पड़ते हैं वहां पर हो रही थी, और मैं हथियारों के इनको पकड़ा गया है। अब ये तीनों घटनाओं में कोई भी आपस से जुड़ा हुआ नहीं है। ना डॉक्टर इश्तियाक अंजुम चौधरी से जुड़े हुए हैं और ना अंजुम चौधरी जर्मनी की इस शिया मस्जिद के मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। देश अलग अलग हैं, आदमी अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, लेकिन मकसद एक है। अब यहां तो भाजपा है, जर्मनी में कौन है? और जर्मनी में अगर कौन है तो फिर यूनाइटेड किंगडम में कौन है? अब कहना बहुत आसान हो जाता है कि साहब ये तीनों लोग बिल्कुल बेगुनाह हैं, इनका कोई रोल नहीं है, सिर्फ परेशान करने के लिए इन लोगों को ये काम किया जा रहा है। अब जब मैंने आप लोगों से ये बोला कि रेडिकलाइजेशन एक शब्द है जो वेस्टर्न वोकैबुलरी ने हम मुसलमान भाइयों के ऊपर थोप दिया है। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग कहते हैं वो रेडिकलाइज हो गया, जाकिर नायक रेडिकलाइज करता था, या अंजुम चौधरी रेडिकलाइज करता था, या ये जो शिया मॉस्क थी, अच्छा ये अंजुम चौधरी साहब सुन्नी भाई हैं, इश्तियाक भाई भी सुन्नी भाई हैं, वो शिया भाई हैं, यहाँ पर सब एक हैं, वैसे अलग अलग हैं। तो साहब ये आप लोग सुनते होंगे रेडिकलाइज करते हैं। रेडिकलाइज का मतलब क्या होता है? कभी जानने की कोशिश की आप लोगों ने? रेडिकलाइज का बड़ा सिंपल मतलब ये है कि एक आसान भाषा में कि लीग से या नॉर्मल रूट से, कन्वेंशनल रूट से हटकर अगर आप कोई एक समाज से, कन्वेंशनल रूट से, एक रिवायत से हटकर अगर आप एक अलग पोजीशन लेते हैं, या पोजीशन का मतलब अलग विचारधारा भी बनाते हैं, तो आपको माना जाता है रेडिकलाइज हो गए। जैसे कभी कभी इसको इस तरह भी यूज किया जाता है कि रेडिकल चेंज, यानी बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ, नॉर्मलसी से दूसरी तरफ हम चले गए। अब आप ये बताइए, मेरा जहां तक अनुभव है, यह शब्द हम पर थोपा गया है, क्योंकि जिस चीज को आप रेडिकलाइज बोलते हैं उस चीज को मुसलमान नॉर्मल बोलता है, उसको वो अपना तयशुदा रास्ता बोलता है, उसको वो अपनी धार्मिक फर्ज, वाजिब, रिवायत बताता है। ये तो आप कहते हैं कि वो रेडिकलाइज हो गया है। वो आप उसको रेडिकलाइज तब कहते हैं जब उसका पानी सर के नाक के ऊपर से निकल जाता है, या आपकी नाक के ऊपर से पानी निकल जाता है किसी चीज के, किसी विचारधारा के तलते, तो आप कहते हैं वो विचारधारा रेडिकलाइज हो गई है, वो बंदा रेडिकलाइज हो गया है। हकीकत ये है वो रेडिकलाइज नहीं हुआ है, उसकी ये यही विचारधारा है, उसके लिए यही नॉर्मल है। जब आप उसको अपनी विचारधारा में ला रहे हैं, हकीकत ये है कि वो वहां रेडिकलाइज हो रहा है।
और जो भी मुसलमान रेडिकलाइज नहीं है, जो भी मुसलमान ये कहने को तैयार है, इतना भी कहने को तैयार है कि अगर ये सच है तो अंजुम चौधरी को जेल होनी चाहिए, अगर ये सच है तो जर्मनी में ये मस्जिद बंद होनी चाहिए, अगर ये सच है तो डॉक्टर इश्तियाक को जेल होनी चाहिए। ये वतन परस्ती का मुखालफत है, ये वतन के साथ बेईमानी है, ये समाज के साथ बेईमानी है। कोई अगर इतना भी बोलता है अगर लगा के, अगर, तब भी उसको मुनाफिक कहा जाएगा। तो जो रेडिकलाइज मुसलमान है, जो लाइन से हट गया है, जो भटक गया है जो इन चीजों को बुरा कहता है, भाई वो भटका हुआ मुसलमान है, वो मुनाफिक है जैसे मैं हूं। ये भटके हुए नहीं हैं, ये तो अपने उसी मार्ग पर चल रहे हैं जो इनको सिखाया। और जो इनको टोकता है, रोकता है और कहता है कि तुम भटके हुए हो, वह हकीकत में वो भटका हुआ है और वो मुनाफिक है। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ रेडिकलाइजेशन जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। रेडिकलाइज मुस्लिम नहीं है, वो नॉर्मल है, बट जब नॉर्मल में थोड़ा बुखार ज्यादा हो गया उसका, तो आप उसको रेडिकलाइज बोलने लगते हैं। एवरी मुस्लिम इज रेडिकलाइज्ड, एवरी मुस्लिम इज रेडिकलाइज्ड। परसेंट का फर्क हो सकता है, और जो बहुत कम परसेंट में आते आते रेडिकलाइज होके शून्य पर पहुंच गया है रेडिकलाइजेशन के वास्तव में उनकी नजर में वो रेडिकलाइज हो गया है और वो मुनाफिक हो गया और वो कौम का और मजहब का दुश्मन हो गया है। ये थ्योरी उल्टी है, आप लोगों को यूं पढ़ाई जा रही है। ठीक, अब जो मैंने कल वीडियो बनाया था यूनाइटेड किंगडम को लेकर, उसमें कुछ 2-3 भाइयों ने अपने कमेंट किए। तो ये कोई यूजर है, अपना नाम नहीं लिख रहा है शर्म के मारे, ये मुझको लिख रहा है, टेल मी राइट नाउ विच इज द बिगेस्ट ऑनगोइंग वॉर ऑफ आवर टाइम, इज इट अ इस्लामिक वॉर, इज रशिया यूक्रेन एंड इस्लाम और रिलीजन वॉर, व्हाई डू यू से दैट एवरी कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड इन्वॉल्व्स इस्लाम व्हेन दे लिटरली नॉट ट्रू, इज पुटिन अ मुस्लिम। और उसके बाद ये लिखता है, इन द इजराइल वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट इज इट द रिलीजन वन और द लैंड रिलेटेड, इज हमास फाइटिंग टू क्रिएट शरिया इन इजराइल। ठीक है, उसके बाद इसने अच्छा खासा कमेंट किया। उसके बाद इसको पता नहीं क्या आया, इसने कहा अनपिनिंग द कमेंट वोंट हेल्प, आई नो यू हैव रेड माय कमेंट, बी अ मैन इनफ टू आंसर बैक, डोंट बी अ कावर्ड। अब इसने देखो यहां बदतमीजी कर दी, तो चल भैया गटर के बाहर निकल, चल चल निकल बाहर, आगे आगे चल 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 चल। हाँ, अब सुन मेरी बात। तूने क्या बोला कि इस टाइम दुनिया में जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है, क्या वो मुसलमानों की है? नहीं, बिल्कुल मुसलमानों की नहीं है। जियोपॉलिटिकल लड़ाई है रशिया की और यूक्रेन की जो चल रही है। ना कोई वहाँ धर्म युद्ध कर रहा है, ना वहाँ कोई क्रूसेड का दुहाई दे रहा है, ना वहाँ कोई होली वॉर कर रहा है। इस तरह तो वर्ल्ड वॉर भी लड़ ली गई, इस तरह तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या हो गया। तो वो लड़ाई धर्म से कैसे जुड़ेगी? जाहिल इंसान दो कौड़ी के। तूने भैया ये चीज़ सुनी नहीं कि मैंने वीडियो में बोला क्या था? मैंने बोला था कि इंटरनल समाज में जो कन्फ्लिक्ट हैं वहाँ पर हर के साथ हमारी भागीदारी ज़रूर है। मैंने पहले तो वॉर शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, और अगर वॉर हो भी रही है तो वो जियोपॉलिटिकल लड़ाई हो रही है। ये तुम हो जो हर लड़ाई में जिहाद को जोड़ देते हो, कलमे को जोड़ देते हो, तेरा मेरा रिश्ते को जोड़ देते हो, तो वो लड़ाई मजहब का या रिलीजन का रूप ले लेती है। तुम जोड़ना बंद कर दो तो दुनिया में कोई भी किसी की लड़ाई को मजहब से जोड़ेगा नहीं। जो 200 संगठन काले झंडे पर आतंक लिख के एक हाथ में एके और दूसरे हाथ में कुरान लेके चल रहे हैं, उनको इस चीज के लिए मना कर दो कि कुरान हटा दीजिए, आयतों का वास्ता ना दीजिए, तो यार आतंक को भी कोई मजहब के साथ जोड़ेगा नहीं। मजहब को हर चीज के साथ, हर जंग के साथ, हर आतंक के साथ तो तुम जोड़ते हो ना। सुन रहा है ना? अभी ढक्कन बंद ना करियो, अभी तुझे और सुनानी है खरी खरी। तो तुम जोड़ते हो। अब तुमने बोला कि क्या इजराइल और पैलेस्टीन की जो लड़ाई हो रही है, क्या ये मजहब से थोड़ी जुड़ी हुई है? ये तो लैंड से जुड़ी हुई है। चल मैं तेरे को बताता हूं ये कैसे मजहब से जुड़ी हुई है। ये ऐसे मजहब से जुड़ी हुई है कि अगर ये मजहब से ना जुड़ी होती तो तुम बेटा पेप्सी काहे बैन करते, तुम पेप्सी का काहे बॉयकॉट करते, तुम मैकडॉनल्ड्स का काहे बॉयकॉट करते, तुम इसका काहे बॉयकॉट करते। वैसे उन काफिरों की बनाई चीजें जो इजराइल के साथ खड़े हैं,
उनका तुम सबका बॉयकॉट नहीं कर सकते, फिर तुम सड़क पर आ जाओगे। सबका नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है, तो माँ का दूध पिया है तो अमेरिका का बॉयकॉट कर दो। यूनाइटेड किंगडम भी इजराइल के साथ खड़ा है, जर्मनी भी इजराइल के साथ खड़ा है, तो माँ का दूध पिया है तो अपने अपने वतन वापस लौट जाओ ना। कहाँ वहां बैठ के रोटी तोड़ रहे हो और मौज कर रहे हो। ठीक, तो पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, अब तुम यही बोलोगे कि साहब वो बॉयकॉट तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक कमजोर को सताया जा रहा है, एक कमजोर को मारा जा रहा है, बाकी हमारा कोई मतलब नहीं है। तो गटर के यार मेरे भाई, तो एक बात बता, कमजोर तो आज से 2 साल पहले सऊदी अरेबिया भी यमन के मुसलमानों को मार रहा था, 20,000 मुसलमान मार दिए, तो तेरे पेट में दर्द हुआ? तूने सऊदी अरेबिया का बॉयकॉट किया? नहीं किया। इसी का मतलब यह है कि इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई मजहब की है। सन 71 में जब पंजाब के मुसलमान बंगाल के 3 लाख मुसलमानों को मार के चले गए थे, जो आज बांग्लादेश है एहसान फरामोश, तो तुम्हारे बाप ने या तुम्हारे दादा ने उस टाइम पाकिस्तान का बॉयकॉट किया था। आज से कुछ साल पहले जॉर्डन में पाकिस्तान की आर्मी ने अंडर ब्रिगेडियर जनरल ब्रिगेडियर जियाउल हक, उस जमाने में वो ब्रिगेडियर था जॉर्डन में, जो 15,000 पैलेस्टीनी मारे थे, तो तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे चाचा ने, तुम्हारे मामा ने उस टाइम पाकिस्तान का बॉयकॉट किया था? नहीं किया था। इजराइल का बॉयकॉट तुम सिर्फ इस मारे कर रहे हो क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, तुम्हें सिर्फ ये दर्द है। बाकी दुनिया में मुसलमान जब मुसलमान को मारता है तो तुम उसका बॉयकॉट नहीं करते, तुम उसके लिए रीले भी नहीं बनाते। जब सद्दाम हुसैन ने हजारों शिया मार दिए, तब तुमने सद्दाम हुसैन का इराक का बॉयकॉट किया था? जलील इंसान, नहीं किया था। जब सीरिया में असद ने 2.5 लाख मुसलमान मार दिए, तब तुमने असद का बॉयकॉट किया था? नहीं किया था, नहीं किया था। और तुम्हारे पेट में भी दर्द नहीं हुआ था। तो तुम्हारे पेट में दर्द होता है सिर्फ जब एक नॉन मुसलमान, गैर मुसलमान मुसलमान को मारता है। इसलिए फलस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई है वो सीधे सीधे मजहब से जुड़ती है। रशिया भी बड़ा पावरफुल था, उसने भी यूक्रेन के अंदर घुस गया था, यूक्रेन की जगह ले ली, पहले क्रीमिया ले लिया। ठीक, तुमने उसका विरोध किया था? नहीं किया था, क्योंकि यूक्रेन मुसलमान मुल्क नहीं था। मुसलमान होता तुमको तो तुम करते, क्योंकि रशिया गैर मुसलमान था। इस मारे 2 कौड़ी के जो हमास और ये पैलेस्टीन और इजराइल की लड़ाई है, ये तुम्हारे नजर से मजहब की ही लड़ाई है। इतने सारे तेरे को मैंने एग्जाम्पल दे दिए। जो काम यार रांची में कर रहे हो वही यूएसए में कर रहे हो, वही कनाडा में कर रहे हो, वही यूके में कर रहे हो, वही जर्मनी में कर रहे हो। सरकार कोई भी हो, जेब में पैसा जितना हो, पेट जितना भरा हो, यार ये आइडियोलॉजी ही चेंज होकर नहीं दे रही यार। समझ ही नहीं आता मैं करूं क्या। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।